पहले इस्तीफे का ड्रामा, फिर रूठना मनाना। तो मुझे थोड़ा हैरानी हुई कि उन्होंने बिना हमको विश्वास में लिए ये बात कर दी। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वसम्मत उनके त्याग पत्र को रिजेक्ट कर दिया है और पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में उनके त्याग पत्र को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और अंत में सुलह पर आना। आखिर 24 घंटे में कैसे बदल गए आडवाणी? नमस्कार। बड़ी खबर में बीजेपी का आश्वासन और लालकृष्ण आडवाणी की वापसी, इसके अलावा शायद उनके सामने कोई और विकल्प भी नहीं रह गया था। मामला अब सुलझ गया बताया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आडवाणी से फोन पर बात की है। अब आडवाणी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की पार्टी पटल पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान चर्चा और उपयुक्त समय पर होगा। वे पार्टी और देश हित में काम करते रहेंगे। तो फिलहाल कुछ ही क्षणों में इसका औपचारिक ऐलान होने जा रहा है। राजनाथ सिंह राजस्थान सुबह चले गए थे, लेकिन अब वो एयरपोर्ट से वापसी के रास्ते पर हैं। वो लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर कभी भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आडवाणी ने वापसी का रुख किया है? आज सुबह राजनाथ सिंह राजस्थान चल पड़े तो अरुण जेटली विदेश। भैयाजी जोशी आज दिल्ली में थे, लेकिन वो आडवाणी से मिले नहीं। बताया गया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राजनाथ सिंह से कह दिया था कि इसका सम्मानजनक हल निकालना चाहिए, क्योंकि इशारों में ये साफ भी था कि मोदी का पर जो फैसला है वो नहीं बदला जाएगा। आडवाणी के जाने का बीजेपी से ज्यादा शायद असर एनडीए के दलों के बयानों से झलका। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कहा कि आडवाणी के बिना एनडीए का बीजेपी के बारे में सोचा नहीं जा सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी क्षेत्रीय दलों का साथ आकर फेडरल फ्रंट बनाना चाहिए। नवीन पटनायक ने कहा कि फेडरल फ्रंट का सुझाव देश के लिए अच्छा है। जेडीयू ने कहा कि हम ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के सुझावों का स्वागत करते हैं। तो अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि मामला सुलझ गया है, ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी में जाने से पहले, अखिलेश के पास जाने से पहले आपको बता दूं, दो सवाल जो इस समय डेवलपिंग न्यूज है उसमें उठ रहे हैं। कैसे माने आडवाणी और क्या अब एनडीए है वो मजबूत होगा? तो अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास सबसे पहले मैं चलती हूँ। अखिलेश, वहां से क्या खबर, क्या राजनाथ सिंह पहुंच गए? बिल्कुल, जो आपने अभी तस्वीरें देखी है उसमें लालकृष्ण आडवाणी की गाड़ी यहां पहुंची है। थोड़ी देर पहले ही बांसवाड़ा से दिल्ली उन्होंने लैंड किया है। उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे वो यहां आए हैं। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो कंप्रोमाइज फार्मूला मैं आपको लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने इस बात को रिपोर्ट किया एनडीटीवी इंडिया पर, वो उस फार्मूले का अनाउंसमेंट यहाँ होने वाला है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक गुरुमूर्ति, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और मुरलीधर राव की मौजूदगी में आडवाणी की मोहन भागवत से फोन पर बात हुई। मोहन भागवत ने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला है उस फैसले को उन्हें मानना चाहिए और जो तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं पार्टी फोरम पर उसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहली बात, जो नरेंद्र मोदी का निर्णय हुआ है उन्हें चुनाव समिति की कमान सौंपने का, उस फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, जो बात बीजेपी पहले से कहती रही है उसी बात को दोबारा कहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान सब लोगों से चर्चा करने के बाद ही किया जाएगा। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं आई है। जहां तक रामलाल और सुरेश सोनी का सवाल है, आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने लोगों से जुड़े लोगों के बारे में इस तरह के फैसले इतनी आसानी से नहीं होते हैं, यानी बाद में भी पार्टी पे उस बारे में चर्चा की जाएगी। और जहां तक रही बात दूसरे मुद्दों की, क्योंकि मुझे पता लगा कि आडवाणी ने बाद में और धीरे धीरे करके और छोटे छोटे मुद्दे उठाना शुरू कर दिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि झारखंड के संगठन मंत्री के काम के बारे में, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री के काम के बारे में, तो इन तमाम मुद्दों के बारे में साफ किया गया कि जब उचित समय होगा तब इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर के ये आडवाणी के लिए एक तरह का फेस सेविंग फार्मूला है। जो चक्रव्यूह आडवाणी ने खुद अपने लिए बनाया था उसमें खुद ही वो फंस गए और उनको बड़ी मुश्किल से उनके समर्थक लोगों ने बाहर निकाला है। इस अनाउंसमेंट का यही मतलब होने जा रहा है। बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको रोकना नहीं चाहूंगी क्योंकि आपको तुरंत अंदर जाना होगा, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट होता है हम आप तक आएंगे। सबसे पहले आप तक आएंगे अखिलेश ने सबसे पहले ये पूरी जानकारी दी कि किस तरह से एक फेस सेविंग फॉर्मूला निकाला गया लालकृष्ण आडवाणी के लिए और लालकृष्ण आडवाणी एक तरह से वापस आ रहे हैं। और जिस तरह से ये पूरा फॉर्मूला सामने आया है कि जो सभी जो पीएम कैंडिडेट का मसला है
वो चर्चा के बाद और जो उपयुक्त समय है तभी उठाया जाएगा। और जो सभी मुद्दे उन्होंने उठाए वो पार्टी के मंच पर, पार्टी के पटल पर उस पर विचार होगा। तो खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें आज पीएल पुनिया सांसद कांग्रेस, अमिताभ सिन्हा नेता बीजेपी, श्याम रजक नेता जेडीयू, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से और उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले अमिताभ सिन्हा कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अभी तक जुड़ नहीं पाए। उर्मिलेश जी, आप कैसे आंक रहे हैं इस समय जो डेवलपिंग सिचुएशन है, कैसे माने होंगे लाल कृष्ण आडवाणी? मैं नहीं जानता कि कितना माने हैं, क्या माने हैं, क्योंकि अभी डिक्लेरेशन होना है, औपचारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो लाइन पर आ गए हैं, तभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास कोई वाकई विकल्प नहीं था। एक तो यह, दूसरी बात यह है कि जिस लाल कृष्ण आडवाणी को मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में जानता हूं, वो एक बेहद प्रौढ़, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में जानता हूं। लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने वाकई अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने आइसोलेशन को बीजेपी लीडरशिप और आरएसएस की लीडरशिप के उपेक्षा को जिस तरह उन्होंने काउंटर किया, जिस तरह रिएक्ट किया, रिस्पांस उनका जो था वो बहुत ही चाइल्डिश था। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज कि इतने मैच्योर पॉलिटिशियन, इतने बड़े पॉलिटिशियन, इतने सघन राजनीतिक अनुभव रखने वाले पॉलिटिशियन ने जिस तरह का रिस्पांस उसका दिखा, जिस तरह का रिएक्शन उनका था, ये बहुत शिशुवत था। मैं स्वयं चौंक गया कि ऐसा क्यों, क्योंकि 2005 से अगर आप देखें उनकी यात्रा को तो वो लगातार आप कह रहे हैं शायद जल्दबाजी में उनका जो फ्रस्ट्रेशन और आइसोलेशन, और अगर उनको इतने बड़े सवाल उठाने थे, सैद्धांतिक सवाल की विचारहीनता पार्टी में आ गई है और लोग पर्सनल एजेंडा पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे फोरम्स थे जिस पर वो काम कर सकते थे। आपको मैं बताऊं 2011 आपको एक लाइन में बस कंक्लूड कर दूं, 2011 में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो कहा कि जनचेतना यात्रा निकालेंगे, हम डिस्कस करेंगे पार्टी, लेकिन पोरबंदर से निकालने के बजाय वहां से परमिशन नहीं मिली, तो वो चले गए पटना, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली निकालने की बात कर ली थी, इसलिए वो पटना चले गए थे। फ्रस्ट्रेशन लगातार उनका दिखता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगातार कुछ दिनों से चर्चा है किस तरह से मोदी को जिस तरह से उन्होंने नर्चर किया, लेकिन क्या बदला इन दोनों के बीच में कि इतनी दूरियां बढ़ गई। श्याम रजक हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम रजक, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अब लाल कृष्ण आडवाणी मान गए हैं, वापसी हो रही है, जेडीयू खेमे में कुछ राहत महसूस की जा रही होगी? देखिए, इसमें राहत की कोई सवाल नहीं है। सवाल सीधा है कि गोवा में जिस तरह की गतिविधियां हुई है और इधर लगातार जिस तरह की गतिविधियां और घटनाएं दर बदर बदलते जा रही है, ये सारे चीजों से हम लोग जनता दल यू के लोग पीड़ित हैं। और इसका सीधा सीधा है कि हम पार्टी के नेता लोग, हम लोग बैठेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय अध्यक्ष हमारे शरद यादव जी ने भी स्पष्ट कहा है कि इन सारे चीजों पर मंथन होगी और नेताओं के राय के बाद हम सब सहमति निर्णय लेंगे। उनका इस्तीफा, उनका वापस करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे हमारा मामला नहीं। हम आडवाणी जी के इस्तीफे से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन देना देना है कि गोवा में जिस तरह की घटना घटी है या उसके पहले से जो भारतीय जनता पार्टी में गतिविधियां बढ़ी है, उससे जनता दल यू मर्माहत।